थे तो कितना अपन एसिड या बफर को ऐड करें सो दैट द बफर कैपेसिटी बिकम्स 0.1। अब इसको अपन ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अपन करते हैं कि देख भाई, अज्यूम करते हैं अपन ऐसे कि मान लेते हैं अपन भाई पहले पीएच इतना था, है ना, पहले पीएच इतना था, बाद में पीएच, ये पीएच हो गया, ये pK1 और ये दोनों लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड इक्वल थे तो कैंसिल हो गए। तो मेरे पास ये पीके गिवन था अपन को। अब अपन मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि इक्वल अमाउंट में गिवन था, ये भी ए गिवन था, ये भी ए गिवन था, ऐसे इक्वेशन बना देते हैं। मान लेते हैं कि भाई मैंने क्या करना है कि पीएच का वैल्यू कितना चेंज करना है अपन को, 0.1, तो इंक्रीज कर देते हैं पर कैसे, तो एसिड या सॉल्ट दोनों में से किसी एक को ऐड कर लेते हैं। मेरे पास CH3CONA है, तो इन दोनों में से किसी एक को ऐड करेंगे, तो सपोज अपन करते हैं कि भाई बेस को ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने बेस को ऐड कर, तो एमोल्स ये था, एमोल्स ये था, तो अगर मान लो एमोल्स था, मैंने एक्स मोल इसको ऐड किया, तो ये बन गया CH3CON। तो ये हो जाएगा A-X, ये हो जाएगा X और ये हो जाएगा X बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई देखो एसिड जो है वो A-X हो जाएगा और ये A+X हो जाएगा अगर अपन ने ऐड किया तो अपने पास pH2 आ गया, pKa+ log ऑफ A- सॉल्ट कितना है, A+X अपॉन A-X। तो बफर कैपेसिटी होता है भाई, इन दोनों का डिफरेंस हमें 0.1 गिवन है, पीके अपने पास ट्वाइस ऑफ के आ जाएगा और +1 मतलब ये 7 हो जाएगा। लेकिन x का वैल्यू फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय a करूं, ऊपर नीचे कुछ बनेगा इससे अपने पास, इससे अपनी बात नहीं बनेगी ना। अगर अपन a से डिवाइड करें ऊपर नीचे तो कोई बात बनेगी क्या, इस चेंज को अगर अपन OH के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बेस ऐड किया, OH के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो नहीं, फिर भी बात नहीं बनेगी, फिर भी बात नहीं बनेगी। देखो अगर ऐसे नहीं तो अपन को भाई 0.1, अगर 90 ml ऑफ द बफर सोल्यूशन टू मेक 90 ml ऑफ, अच्छा टोटल नहीं, टोटल वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा, तो अपन को मिलीमोल्स बताने हैं, तो अपन मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं इसको लिखूं pH2 माइनस pH1 इज इक्वल टू, हमें डेल्टा पीएच गिवन है, इसको अगर अपन डेल्टा पीएच ऐसे कुछ लिखें तो चलेगा क्या, pK1 pK2, बताओ भाई अगर पॉसिबल है तो। ऐसे कुछ मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर इसको ऐड करें तो इसको कुछ डिफरेंशिएशन करके कुछ काम चलेगा क्या, डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा 90 ml बफर में, टोटल वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाना है। सर जो हमारा जो रेडीमेड फॉर्मूला आता है वो डिफरेंशिएट करने के बाद ही हम डिराइव करते हैं ना। हाँ इसलिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा अजम्पशन भी लेते हैं अपन, हम लोग वो कि इग्नोर केवल, कर देते हैं एक्स को। हाँ हाँ हाँ, जो बफर कैपेसिटी वाला फॉर्मूला आता है 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी ना, ये वाला ना। हाँ हाँ तो अभी अपन ये अज्यूम कर लेते हैं कि बफर कैपेसिटी अगर हमको 0.1 करना है, तो फिर इसमें ए और बी क्या लोगे, अभी तो इक्वल अमाउंट गिवन है, तो कितना ऐड करें ए और बी को, वो कैसे अपन बताएं, इसका मतलब दो इक्वेशन बनेगी भाई। एक इक्वेशन अपने पास ऐसे बनना चाहिए ना कि भाई एक इक्वेशन ये दोनों इक्वल है, तो ए स्क्वायर अपन ए 2a बनना चाहिए, तो दिस बाय 2 हो जाना चाहिए। एक दो इक्वेशन के बगैर कैसे क्वेश्चन मतलब सॉल्व करेंगे, है ना। हाँ। हाँ, उसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करके ड्राइव करना ही होगा।
हाउ मेनी मोल्स ऑफ, एक मिनट रुकना, अपन देख लेते हैं, उसके हिसाब से अपन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो करना ही होगा। ये कह रहे हैं a buffer solution is made by mixing weak acid this and its salt this in equal amounts, ठीक है। What should be the amount of acid or salt that should be mixed with 90 ml of a buffer solution of buffer capacity 0.1, ठीक है। अब इसका उसका एग्जैक्ट डेरिवेशन है तुम्हारे पास? सर शीट में है मगर किया था उसका एग्जैक्ट डेरिवेशन? सर शीट में दिया हुआ है मगर मुझे याद नहीं। अच्छा, शीट में दिया हुआ है लेकिन तुमको याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, मतलब अपन उसमें तो क्या करें अपन, मतलब ड्राइव करें या मतलब शीट में देख लोगे जैसे तुम कहोगे। भाई अगर ड्राइव सर करना है नहीं, तो मैं अपन को शीट ड्राइव में करना देख पड़ेगा लूंगा। भाई बफर सॉल्यूशन को, बताओ। नहीं सर, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे तो मतलब ड्राइव करें या फिर अपन डायरेक्ट लिख लें, ऐसा कुछ करें? सर डायरेक्टली जो फाइनल चीज है वो ही आप बता दीजिए। क्योंकि अपन मतलब अगर ड्राइव करेंगे तो इट विल टेक टाइम, तो बेटर है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए अपन को कि भाई वो बफर सॉल्यूशंस का डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे आता है, तो अपन उसका अपना काम बन जाएगा। तो उसका डायरेक्ट डेरिवेशन का रिजल्ट शीट में देख लो यार, फिर शीट है तुम्हारे पास अभी या मैं निकालूं शीट? नहीं सर, फिर ऐसा कर सकते हैं कि मैं शीट में देख के नेक्स्ट क्लास में आपको पूछ लूं। हाँ, फिर जब तक तुम निकालोगे तब तक तो अपन पता नहीं कितना कर लेंगे। अच्छा ठीक है, देख मैं रिजल्ट लिखता हूँ इधर, है जितना जो रिजल्ट्स हैं वो अपन रिजल्ट देख लेते हैं, और मेरे पास है वो डेरिवेशन, मतलब मैंने वो लिख रखा है, क्योंकि मतलब मैं भी ड्राइव कर लेता हूँ तो उसके इक्वेशंस लिख लेते हैं। मुझे pH1 मिल रहा है, लेट वी हैव एन एसिड बफर कंटेनिंग द अमाउंट ऑफ एसिड A एंड द सॉल्ट S, और pH अपन ऐसे लिख लेते हैं। तो उसमें ड्राइव करने से अच्छा मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद अपन चेक कर लेंगे। उसने कहा भाई लॉग ऑफ सॉल्ट अपन एसिड, जैसे मैं बता रहा था अपन उसको कर लेंगे ऐसे। अब वो कह रहे हैं कि मान लो बी अपन ने अमाउंट ऑफ बेस बी ऐड कर दिया, तो जो अपन ने दूसरा इक्वेशन लिखा था वो ये हो गया था। बस मैं रिजल्ट लिखूंगा, इसलिए मैंने उसको ऐसे कर, तो इसमें बेस ऐड किया है मैंने, तो ये a माइनस बी हो जाएगा, है ना, बेस ऐड किया, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब चेंज अगर लिखेंगे तो, जैसे मैं चेंज की बात कर रहा था, बस मैं इसकी बात कर रहा था कि अपन इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, pH2 माइनस pH1। तो ये जो अपने पास आता है ना डायरेक्टली, वो ये आता है। अब मैं उसको वैसे भी कर रहा था, आपको देखा होगा 2.303 ln ऑफ ले लिया अपन ने इसमें, इसलिए मैंने 2.303 यूज किया। तो 1 प्लस बेस अपॉन सॉल्ट आ जाएगा अपॉन 1 प्लस बेस अपॉन एसिड आ जाएगा, वो जो डिवाइड करके मैं बात कर रहा था। अब यहां पर यह था कि सिंस बेस अपॉन सॉल्ट इज वेरी वेरी लेस देन 1 एंड बेस अपॉन एसिड इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना, इससे काफी कम होंगे। सो विल राइट दैट कि भाई डेल्टा पीएच विल बी इक्वल टू 1 by 2.303 इंटू बी बाय एस प्लस बी बाय ए, और उससे अपन वो इक्वेशन बना लेते हैं b by 2.303 कॉमन लेके, सो आई विल गेट दैट a plus s upon as is acid, is a salt for very small value of b, small value of b, जो मैं बता रहा था भाई डिवाइड करके अपन कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ b हम क्या करेंगे, वी कैन राइट, अपन ये बेस के साथ डिफरेंशिएशन की बात कर रहा था मैं कि भाई इससे आप डिफरेंशिएट कर लो और बताओ क्या क्या आएगा। तो अपने पास आता है 2.303, इसको डिफरेंशिएट as अपन a प्लस, जो तुम बता रहे थे कि ये डायरेक्टली रिजल्ट हमने देख लिया। सो ये होता है बफर कैपेसिटी, ठीक है। अब ये सब अपने पास आया, तो यहां तक तो अपन कर ही रहे थे, इसको निगलेक्ट करके अपन को ये बताना था, राइट, चलेगा। अब अपने पास जो क्वेश्चन था उसमें था कि भाई बफर कैपेसिटी हमारे पास है, अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करें, वो कह रहे हैं अपने पास व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ एसिड। अब इसने अपन को क्या, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ एसिड और सॉल्ट दैट मस्ट बी एड। तो अपन एसिड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा एसिड।
तो फायदा क्या, मतलब अपन करेंगे तो ही, लेकिन 90 ml बफर बनाने के लिए कितने मोल्स ऐड करें ताकि बफर कैपेसिटी 1 आए? कितने मोल्स ऐड करें ताकि बफर कैपेसिटी 1 आए? सो बफर कैपेसिटी का मतलब हो गया, ये अपन को एसिड ऐड करना है, तो बफर कैपेसिटी अपन को 1 आ जाए। कैसे कर सकते हैं? Solution buffer is mixing this and this. What it with its equal amount? ठीक है. What should be the amount of acid or base? 90 ml of the buffer solution, so that the buffer capacity is this. अच्छा देख, बफर कैपेसिटी का एक और मतलब वो होता है, मैं उसको उससे भी कोरिलेट कर रहा हूँ कि बफर कैपेसिटी इज moles of acid or base added in 1 liter of buffer हाँ divided by change in pH. ठीक है, तो अगर मैं इसको 0.1 रखता हूं, अगर मैं इसको 0.1 रखता हूं, है ना, क्योंकि बफर कैपेसिटी पर ये करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि कितने मोल्स एसिड या बेस ऐड करें सो दैट द चेंज इन पीएच इज, अब इसमें पीएच चेंज भी नहीं गिवन है, अपन को सिर्फ बफर कैपेसिटी गिवन है। तो पीएच जो है अपने पास, वो तो इनिशियली तो अपने पास इक्वल अमाउंट है, मतलब 6 गिवन था। तो मोल्स ऑफ एसिड एंड बेस एडेड डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, अगर मैं इसको 10 मिलीमोल्स लिखूं और ये 0.1 है, तो पीएच का डिफरेंस 1 आएगा। इसको ना कुछ ऐसा होगा कि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना भाई, ये दोनों इक्वल है। अब अगर 0.1 लाना है उसको, तो मिलीमोल्स अपन चेक करेंगे कि भाई कितने मिलीमोल्स ऐड करें, ये 0.1 आ जाए। ऐसे रिवर्स कैलकुलेशन से आ रहा है कुछ, कई बार रिवर्स कैलकुलेशन से भी आ जाता है। यार इसको ना थोड़ा सा रुक जा, मैं आराम से बैठ के सोचूंगा, क्योंकि ये ना मतलब एकदम से, मतलब या तो इससे या इसमें क्लिक होना चाहिए एकदम से। कई बार होता है पर क्वेश्चन इजी होता है, लगता टफ है। बफर सॉल्यूशन बाय मेकिंग, सर, जो इसकी बुक में इसका सोल्यूशन दिया है वो भी मैं भेज देता हूँ। अच्छा, वो बोल रहा है सॉल्यूशन भी दिया है उसने, तो यार ऐसे दिखाओ हाँ जरा। अभी मिला। हाँ यार, हाँ देखो देखो हाँ भेजता हूँ। देखो यार, फिर तो अपन, मतलब आखिर वो चाहता क्या है? अपन से क्या क्लिक नहीं हो रहा है तुरंत, कुछ तो मिसिंग है अपने से। तब तक मैं सोचता हूँ कि मैं क्लिक क्या नहीं कर पा रहा। हाउ मच एसिड फ्रॉम बेस इज एड, क्या बोल रहा है? ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है कि फॉर द डिफरेंस, फॉर द बफर कैपेसिटी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस 0.1 चाहिए, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि अगर बफर कैपेसिटी अपन को 0.1 चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। और बफर कैपेसिटी 0.1 वी शुड हैव
for buffer capacity 0.1 we should have C plus 1 concentration और C minus 1. अच्छा, उसने कहा कि ये इक्वल मोल्स थे, आप इनको ऐसे कर सकते हो, इनके इक्वल मोल्स थे, आप ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. तो वो कह रहा है कि अगर बफर कैपेसिटी आपको मतलब ये वाला वैल्यू सीधा ये वाला वैल्यू 0.1 से इक्वेट कर दिया. सर एक डेफिनेशन ये भी होता है ना कि यूनिट वैल्यू से पीएच चेंज हो, कितना मोल्स ऐड करें कि पीएच 1 से चेंज हो. हाँ, तो उन्होंने वो 10 शायद लॉग हटाया है, तो 1 फिर 10 बन जाता है लॉग में. मतलब वो चाहते हैं कि आप इन दोनों से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को यूज करोगे ना, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो पहले ही बात है. तो हाँ, फिर यहां से डेल्टा लॉग पीएच को 1 लिया. हटाए. नहीं सर, वो 0 हो जाएगा जहाँ पे आपने 1 लिखा है. अच्छा, लॉग 1 था तो 0 हो गया. अब ये दोनों बचे अपने पास, तो चेंज इन पीएच के लिए ये 1 है, ये 2 है, राइट ना. ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा अपने पास. हाँ तो ये अपने पास था 0.1 विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ है. सर, पक्का पर ना. वो 0.1 नहीं 1 होगा. 1 चेंज करूं, लेकिन अपन को तो 0.1 लाना था, बफर कैपेसिटी ना, डिफरेंस तो 0.1 लाना है लेकिन अपन को. सर वो वाला डेफिनेशन की कितना मोल्स हम ऐड करेंगे कि पीएच में चेंज 1 हो. ये चेंज इन पीएच, अच्छा बफर कैपेसिटी को भाई कितना मोल्स ऐड करें कि पीएच में चेंज 1 हो, वो बफर कैपेसिटी लेना. हाँ, शायद उन्होंने वही किया है कि चेंज इन पीएच को 1 डाला है और नंबर ऑफ मोल्स एडेड को 0.1 लिया है. लेकिन बेटा उन्होंने मतलब जो अपन को बताया है, वो कह रहे हैं कि बफर कैपेसिटी 0.1 चेंज हो, सोल्यूशन ऑफ द बफर कैपेसिटी 0.1 चेंज हो बता रहे हैं. तो बट फिर मेरे भी ख्याल चेंज इन पीएच को 0.1 कैसे बोल सकते हैं? वही बात है भाई, डेल्टा पीएच अपन को ऐसे आ रहा है, लॉग ऑफ ए माइनस बी ना, ये आ रहा है अपने पास. और बी अपन को क्या दे रखा है इसने, अब उसके हिसाब से बी इज 0.1. अच्छा, जो सोल्यूशन में गिवन है अपन को कि वो कह रहा है कि मतलब इसको 0.1 ले लो, तो ये 0.1 क्यों ले लिया, मतलब ये 0.1 क्यों लिया. सर, मुझे लग रहा है कि बफर कैपेसिटी का यूनिट मोल्स होता है ना. हाँ, तो अगर हमने बोला कि यूनिट चेंज है पीएच में, तो बफर कैपेसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ही हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस एडेड. मतलब वो कह रहा है कि बफर कैपेसिटी में आप जो चेंज लिखो, ये जो लिख रहा है वो कह रहा है कि आप इस इसको 1 पीएच को मानो. 1 ले लो, है ना. हाँ. चेंज इन पीएच आप 1 अज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, ये कैंसिल हो जाएगा. और चेंज इन पीएच अगर आप 1 अज्यूम करोगे तो ये कैंसिल हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ले रहा है, और लॉग एंटी लॉग इसको 1 है, तो किसका लॉग 1 होता है, तो वो 10 हो गया. तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी ले लिया उसने. और बी को वो कह रहा है कि आप 0.1 मोल्स बफर चेंज कर लो, इतना चेंज करना था अपन को, है भाई, यही तो लिखा उसने, c प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय a को c लिख लिया. तो इसका मतलब उसने अपन को कितना ऐड किया, 0.1 मोल्स ना. हाँ. 0.1 मोल्स ऐड किया ना उसने. अब
रुको, अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो, क्योंकि क्वेश्चन मैंने कैसे नहीं वो समझा कि मतलब उसको पॉइंट 1 करना है. What should be the amount of acid or base should be added to the 90 ml of the buffer solutions of buffer capacity 0.1. तो of buffer capacity 0.1 मतलब अपन इसको 0.1 ले लें. ये बात समझ में नहीं आई. ये बात समझ में नहीं आई. 0.1 क्यों ले लें? कौन सा बुक है? सर रेजोनेंस का वो रैंक बूस्टर. रैंक बूस्टर में है. तो बफर कैपेसिटी में कहीं ना कहीं अपन तो मिस कर रहे हैं. ऐसे वो टाइपिंग के हिसाब से लग रहा था मुझे कि रेजोनेंस की कोई कॉपी है. टाइपिंग वैसे ही होती ना, इसलिए मैंने पूछा कि अपन लिखेंगे. वो कह रहा है अपन से, ये देख अब इतना पढ़ चुके हैं, रुक जाओ थोड़ी सी, या फिर रुक जाओ यार, इसको मतलब ऐसे मुझे ही करने दो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 0.1 कैसे दे रहा है. अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर हाँ इसको सर. नए तरीके से अटेम्प्ट करेंगे अपन, जो अपने दिमाग में नहीं चलेगा ना, क्योंकि अपन अगर गलत डायरेक्शन में चले गए ना तो डायरेक्शन राइट डायरेक्शन मुश्किल से आएगा. इसलिए उसको छोड़ के आगे चलता है और फिर उसको आगे करते हैं. In the absence of crystal field stabilization energy, enthalpy of hydration is minus 390 kilocalories per mole. In the absence of crystal field stabilization energy, the hydration of hydration of Fe2 plus is possible. Delta naught of the complex is given to us. मेरे पास FeH2 whole 6 2 positive का इसका delta not given है, so delta naught is equal to 8750%. Calculate the magnitude of enthalpy of hydration on kilocalories in the presence of crystal field stabilization energy. So मुझे calculate करना है, calculate the enthalpy of hydration. So enthalpy of hydration अगर मुझे calculate करना है kilocalories में, so calculate enthalpy of hydration in the presence of crystal field stabilization energy. ठीक है. तो एब्सेंस में हमको हाइड्रेशन एनर्जी की बने, मतलब Fe3 प्लस को अगर अपन हाइड्रेट करें, Fe2 प्लस को अगर हाइड्रेट करें तो इतना एनर्जी लिबरेट होता है. इसमें ऑब्वियसली बात है, अगर अपने पास ये गिवन है तो इसमें इंक्लूडिंग हाइड्रेशन वगैरह सब कुछ मिला के डेल्टा नॉट गिवन होगा परसेंटेज. तो अपन एनर्जी कैलकुलेट कर लेते है ना. सो एनर्जी अगर अपन को कैलकुलेट करना है तो ये डेल्टा नॉट गिवन है, तो इसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे? E इज इक्वल टू h लिखा अपन ने. सर उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है कन्वर्जन फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर हाँ मतलब एनर्जी ऐसे दे रखा है अपन ने. तो 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 350. तो इसको जरा किलो कैलोरीज में कन्वर्ट कर दो, इसको 350 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 8750 ना, डिवाइड बाय 25 सर. 350 ना. हाँ तो अपने पास आ रहा है ये 25 आ रहा है. हाँ. तो ये 25 किलो कैलोरीज आ रहा है अपन को, राइट ना. किलो कैलोरीज पर मोल आ रहा है. तो अब अपन से कह रहा था वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बता दो आप कितना होगा इसका. ठीक है ना. अगर अपन इसको चेक करें तो अपने पास आ रहा था कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इन Fe2+. तो हाइड्रेशन का एंथैल्पी चाहिए अपन, तो ये नेगेटिव है, जबकि इसमें डेल्टा नॉट अपन को पॉजिटिव आ रहा है. स्प्लिटिंग एनर्जी अपन को इतना आ रहा है. तो हाइड्रेशन अगर इतना है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी कितना होगा? तो अपन कहेंगे भाई इससे माइनस कर देते हैं इसको. तो
इसमें से अगर 25 माइनस करेंगे 365 आएगा ना? हाँ है ना? 365 आएगा ना? और अपन ने मतलब मैंने क्या सोचा वो बता रहा हूँ। अगर डेल्टा नॉट गिवन है इसका मतलब है इसको बनाने में मुझे स्प्लिटिंग जो लगी होगी ना Pg और T2g का, वो मैंने किया, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में मैं कुछ गड़बड़ ना करूं। तो ये डेल्टा नॉट एनर्जी तो अपने पास यहां से आई है अपन ने कि भाई स्प्लिटिंग करने के लिए मुझे 25 चाहिए होता है, राइट ना? स्प्लिटिंग के लिए अपन को 25 चाहिए होता है। अब अगर स्प्लिटिंग के लिए अपन को 25 एनर्जी लगेगा, इसके हाइड्रेशन से कितना एनर्जी लिबरेट होता है ये, तो जब इसका हाइड्रेशन हुआ होगा इससे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट किया होगा, भाई वाटर मॉलिक्यूल इससे इंटरेक्ट किया होगा ना? हाँ सर। इंटरेक्ट करेगा तो हाइड्रेशन होगा, वही तो उसी को अपन हाइड्रेशन कहेंगे। हाँ तो वाटर मॉलिक्यूल जब इससे इंटरेक्ट किया होगा तो नहीं, वाटर मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट किया होगा तो उस इंटरेक्शन के लिए, उस स्प्लिटिंग के लिए, मतलब इंटरेक्ट करने के बाद जो और एनर्जी, क्योंकि अपने पास जो होगा ना कि भाई मेटल है, लिगेंड अप्रोच करेगा तो उससे रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो स्प्लिटिंग होगी, तो टोटल एनर्जी इतनी रिलीज हुई, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ टोटल स्प्लिटिंग में, इट बिकम्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। भाई स्प्लिटिंग एनर्जी होगी ना अपने पास टोटल, हाँ भाई स्प्लिट करने के लिए टोटल एनर्जी इतना रिक्वायर्ड था अपने पास, कोई डाउट नहीं? नहीं। ठीक है। अब अगर मान लो अपन इसकी बात ही नहीं कर रहे, अपन तो सिर्फ इसके हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी लिबरेट होगी। इसकी बात हाँ नहीं करेंगे, सिर्फ Fe2+ का हाइड्रेशन करेंगे, तो इसकी बात करेंगे अपन। अब हाँ अपन कहेंगे कि देख भाई, इसको बनाने में मुझे इतनी एनर्जी लगी, और इसका जब हाइड्रेशन होगा तो इतनी रिलीज होगी, हाँ तो ओवरऑल एनर्जी एक्सचेंज कितना होगा? उसको सब्ट्रैक्ट कर देगी वो। वही किया मैंने। क्योंकि और इसमें कोई फैक्टर मतलब काम नहीं कर रहा होगा भाई। एब्सेंस में अपन अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नहीं है, तो वाटर मॉलिक्यूल जितना भी इससे अट्रैक्ट होगा वो हाइड्रेशन शो करेगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी तो 6 वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी लिबरेट होगी, लेकिन स्प्लिटिंग के लिए इतनी एनर्जी यूज होगी, वो अपन को गिवन है। बताओ आंसर क्या गिवन है इसमें? सर एक सेकंड वही चेक कर रहा हूँ। हाँ उसको देखो। सर -400 किलो कैलोरीज गिवन है। माइनस 400 किलो कैलोरीज। -400 किलो कैलोरीज, -400 किलो कैलोरीज, वो कहां से आएगा? अपन ने डिवाइड तो सही किया था, 25 ही आएगा, 10 तो आ भी नहीं सकता। 10 तो आ भी नहीं सकता। एक मिनट रुको, कैलकुलेट कर लेता हूँ इसमें। अगर अपन कहें 25 आ रहा था अपने पास, 8750 अपने पास है, और डिवाइड बाय अपन ने 350 किया था, तो 25 आ रहा है किलो कैलोरीज, है ना, पर मोल। तो अगर 400 का मतलब हो गया, हम्म, 790 आना चाहिए, तो स्प्लिटिंग एनर्जी 490 कैसे आ जाएगा भाई? एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं, अपन से लिखा हाइड्रेशन एनर्जी की बनाया पूरा पर मोल, ये भी पर मोल हो रहा है, अपन को पर सेंटीमीटर गिवन है 25। ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं
सर उन्होंने CFSE निकाला है। क्रिस्टल फील्ड इसका CFSE कैलकुलेट करेंगे पहले फिर बताएंगे। हाँ अब उन्होंने CFSE वैसे क्यों किया। निकालेंगे, हमने डेल्टा नॉट दे तो रखा था अपन को भाई, डेल्टा नॉट दे तो रखा था हमने अपन को कि भाई डेल्टा नॉट जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कितनी है, और इसमें पेयरिंग होगी नहीं, पेयरिंग नहीं होगा तो पी स्टार वाले का तो कोई काम ही नहीं है, तो पर CFSE वो क्यों इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे? का, वो T2G और EG के इलेक्ट्रॉन्स का फैक्टर ऐड होता है ना CFSE। हाँ लेकिन मतलब चलो अगर मान लो अपन माने कि भाई Fe2+ है तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अपन इन दोनों को कंसिडर भी करें तो ये माइनस, ये +0.6 है, ये -0.4 इंटू 2.4 है, 6 इंटू 2 हो जाएगा तो 1.2, तो ये -2.4 तो 1.2 भी मतलब -1.2, तो CFSE को भी कंसिडर किया। सर इधर ही ये भी पूछ रहा था कि CFSE का फिजिकल मतलब क्या है, मतलब। भाई इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए मतलब जो एनर्जी लिबरेट होता है, ये जो एनर्जी है ना डेल्टा नॉट, हाँ ये बोलते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा उसको। भाई आपका ये तो डेल्टा नॉट है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो अपन 25 बता रहे हैं, अब जो हाँ इलेक्ट्रॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हुई और कम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी ना, तो हाँ ओवरऑल जो है वो मतलब इसमें अपन कहेंगे कि ओवरऑल जो होगा, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन T2G में है तो स्टेबलाइजेशन ज्यादा हुआ और रिपल्शन कम हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर है कम इलेक्ट्रॉन इधर है, तो अपन कहेंगे स्टेबलाइजेशन ज्यादा हुआ क्योंकि दोनों का जो सम होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ओवरऑल -1.2, मतलब इसमें स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ये वाली होगी, तो अपन को ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1.2 से। हाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब जो अपन CFSE कैलकुलेट करते हैं, तो अपन कहेंगे भाई देख इसमें मतलब डेल्टा नॉट तो ये यूज हुआ, मतलब ये स्प्लिट होने में यूज हुआ, अपन ने वही कंसिडर किया 25। अब वो कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हुए कम अनस्टेबलाइज हुए, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज होंगे तो आपको -1.2, वो कहते हैं कि भाई अब आप डेल्टा नॉट और फिर अपन लिखते हैं वो ऐसे एन स्टार पी, तो पेयरिंग एनर्जी तो हुई नहीं एक्स्ट्रा, तो इसको तो हटा देंगे अपन, ये तो 0 है, लेकिन वो कहते हैं भाई इसको मल्टीप्लाई कर लो अब आप 25 इंटू 10, हाँ सर, अब करेक्ट आंसर आता है। अब करेक्ट आता है, मतलब अपन ने सर मतलब और हाँ स- सर इधर ही ये था कि जैसे हम लोग CFSE हमने निकाला था सब कंपाउंड्स का, तो ऐसा भी आया था कि D5 जहाँ पे होता है वहां पे CFSE 0 आता है। लेकिन वहां कुछ तब कुछ, आएगा ना बेटा जब वीक लिगेंड होगा, पेयरिंग नहीं होगी, तो 0 आएगा। हाँ कुछ कुछ में पॉजिटिव आता है, कुछ कुछ में नेगेटिव आता है। तो जहाँ पे पॉजिटिव आया, मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमको एनर्जी देनी पड़ रही है कॉम्प्लेक्स बनाने हाँ के लिए। हाँ हाँ जहाँ हाँ, पे 0 आया वहां पे मतलब कुछ भी नहीं एनर्जी देनी पड़ रही। एनर्जी एक्सचेंज देंगे वहां पर अपन सीधा ये लिख सकते हैं, अपन ने तो वही अज्यूम करके लिखा ना, क्योंकि वो हाइड्रेशन की बात कर रहा था, अपन ने हाइड्रेशन की बात कर दी जल्दी से, हाँ है ना। क्योंकि जब हम डी ऑर्बिटल्स का वो डायग्राम बनाते हैं ना, जब वो डीजेनरेट हो रहे होते हैं, तो हम हम्म, उनको एनर्जी डायग्राम में उसको थोड़ा हाई बनाते हैं क्रिस्टल हाँ फील्ड के। वो तो तो मुझे इसलिए लगा कि था कि मतलब लिगेंड पास आए तो रिपल्शन हुआ ना, हाँ है ना, इधर अपन ने 5 ये बनाए और 5 से फिर अपन कहते जब लीगेंड पास आए तो ये ऐसे बना दिए उन्होंने, राइट ना, और फिर और हाँ पास आए हाँ तो वो सिमेंट वो ब्रेक हो गए, हाँ सर राइट ठीक है। ना, यही तो बनाते हैं अपन। हाँ सर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो मतलब इससे आंसर सही आ रहा है। हाँ सर वो कैलकुलेशन ही करना है खाली बस। ठीक है, वैसे CFSE का इतना कैलकुलेशन है नहीं अपने सिलेबस में, अपन कर जरूर लेते हैं लेकिन इतना होता नहीं अपने सिलेबस में।
चलेगा, कोई बात नहीं, पढ़ने मिले तो क्या प्रॉब्लम है। तो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे अपन? मेटलर्जी। मेटलर्जी में अपन शायद सेल्फ रिडक्शन वगैरह। सेल्फ रिडक्शन की बात कर रहे थे, नहीं सेल्फ अपन आगे और भी आ गए थे शायद, सेल्फ रिडक्शन से आगे रिफाइनिंग वगैरह कुछ शुरू किया था मैंने, जैसे मुझे याद है। रिफाइनिंग शुरू किया क्या अपन ने? बोलो भाई। आई थिंक रिफाइनिंग शुरू किया था अपन ने। यस, हाँ सर किया था। ठीक है। तो रिफाइनिंग में अपन ने पहले मतलब डिस्टिलेशन की बात कर रहे थे। डिस्टिलेशन में मैंने आपको बताया था, उसमें जिंक होता है, मरकरी होता है, और एक ही ग्रुप के होते हैं तीनों, इसलिए अपन को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता कैडमियम। दूसरा अपन ने शायद लिक्वेशन पढ़ा था, है ना? लिक्वेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? टिन, मरकरी, लेड, ऐसे पढ़े होंगे लिक्वेशन में, है ना? लेड, मरकरी, इस टाइप से लिक्वेशन करते हैं। ठीक है भाई। लिक्वेशन तब करेंगे जब इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो और मेटल का कम हो, तब लिक्वेशन करना होता है। फिर अपन कर सकते हैं जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग फॉर to get high purity of metals, high purity of metals। तो इसमें ना प्योरिटी बहुत हाई होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा प्योरिटी हाई होता है, उसके लिए अपन जोन रिफाइनिंग करते हैं। मेटल्स यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर, यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर। तो इसमें अपन वो मेटल को जोन रिफाइनिंग करते हैं जनरली जिनसे अपन सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया। इस टाइप से जो मेटल्स होते हैं उनका अपन जोन रिफाइनिंग करते हैं। तो प्रिंसिपल इज, जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है जिसपे जोन रिफाइनिंग वर्क करता है, वो होता है द impurities are more soluble in liquid metal than solid metal. Impurities are more soluble in molten state than solid state of matter. State of matter ये होता है। तो जोन रिफाइनिंग में अपन क्या करते हैं, वैसे अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है सभी में। अपन ऐसे हाई टेंशन, मतलब एक ऐसे सर्कुलर रॉड होगा जिसको अपन आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो जब अपन वो आगे की तरफ ऐसे हाई टेंशन वाला सर्कुलर रॉड होता है जिसके अंदर से अपन ऐसे इसको लेके जाएंगे, तो जहां ये रॉड होगा वहां पर मेटल लिक्विड फॉर्म है, वहां पर मेटल लिक्विड फॉर्म। अपन जैसे जैसे रॉड को आगे लेते जाएंगे तो पीछे की तरफ रॉड क्या होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा, और आगे की तरफ वो मेल्ट होता रहता है। अब अपन कहेंगे इसको मतलब रॉड मेल्ट होगा तो गिर नहीं जाएगा, नहीं नहीं, अपन एक बड़ा मतलब ट्यूब में रखेंगे उसको निकालने के लिए, राइट? अपन उसको एक ट्यूब में रखेंगे जिस ट्यूब में वो ट्यूब मेल्ट ना हो, सिर्फ मेटल मेल्ट। तो होगा क्या ना, इंप्योरिटी जैसे जैसे मेटल लिक्विफाई होता है, इंप्योरिटीज आगे की तरफ भागते रहते हैं उस लिक्विड में, और जो सॉलिडिफाई होता है पीछे की तरफ, वहां से इंप्योरिटी निकल जाते हैं, क्योंकि लिक्विड में इंप्योरिटी जो होते हैं वो ज्यादा डिसॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड के, वो जोन रिफाइनिंग। सो जोन रिफाइनिंग में हमें बस यही याद रखना है कि हमें उन मेटल्स का जोन रिफाइनिंग करना है जिनसे अपन सेमीकंडक्टर, तो बोरॉन हो गया, इवन इंडियम और गैलियम भी इसी से प्यूरिफाई करते हैं अपन। ये सब जोन रिफाइनिंग में अपन यूज करेंगे। तो मेनली अपन वो मेटल लेते हैं जिनसे अपन सेमीकंडक्टर, ये जोन रिफाइनिंग। फोर्थ वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अपन ने लिखा है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अभी आपने काफी मुझसे डिस्कस कर लिया। रिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में अपन बहुत ज्यादा यूज करते हैं कॉपर, सिल्वर, निकल, है ना, और एल्यूमिनियम एंड अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल।
positive metals in molten state. अब अपन को एक बात पता है कि जब आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की बात करोगे तो आपको ये याद रखना होता है 83 वोल्ट ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन कहते हैं भाई जिस मेटल का एसआरपी वैल्यू इससे छोटा है वो मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सारे ही ऑलमोस्ट इससे छोटा ही इवन फॉर दिस। जिन मेटल का एसआरपी वैल्यू ग्रेटर देन 10 है उनको अपन एक्वस सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हैं, तो उनका इलेक्ट्रोलाइसिस हम एक्वस सॉल्यूशन से कर सकते हैं। फिर इनमें मतलब एनोड मड भी आता है कई बार, जैसे कॉपर होता है, तो कॉपर में जो एनोड मड होता है, जो एनोड मड लिखना होता है ना अपन को, वो कॉस्टली मेटल्स होते हैं, मतलब सिल्वर और गोल्ड होगा। और अगर अपन सिल्वर का रिफाइनिंग करेंगे तो इसमें एनोड मड जो होगा वो गोल्ड और प्लेटिनम होगा। तो इस टाइप से अपन से पूछते हैं कि भाई बताओ किसमें कौन सा मड होगा, तो अपन बता सकते। सर वो कॉपर सिल्वर निकल के आगे क्या लिखा है जो सर्कल किया है? ये एल्यूमिनियम है, ये मॉल्टन स्टेट में होगा, इसलिए मैंने उसको मॉल्टन स्टेट। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, ऐसे वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग एक तो निकल का करते हैं अपन, ये अपन पहले लिख लेते हैं ऐसे। एक तो अपन मॉन्ड प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये नाम भी पूछ लेते हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे। या फिर अपन वैन आर्कल प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए होता है और वैन आर्कल प्रोसेस बिस्मथ, जिरकोनियम और बिस्मथ टाइटेनियम इस टाइप के, बिस्मथ जिरकोनियम टाइटेनियम इस टाइप से कंपाउंड, राइट ना। तो इस टाइप से कंपाउंड के लिए अपन यूज करेंगे, राइट। कभी कभी अपन बोरॉन लिखते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है ना कि बोरॉन जो होता है वो वैन आर्कल मेथड की जगह B2O3 बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसके लिए हमें B2O3 के लिए थर्माइट प्रोसेस टाइप का कुछ लेना होता है बोरॉन ऑब्टेन करने। तो वैन आर्कल मेथड में बोरॉन थोड़ा मुश्किल होता है, बट जो भी एग्जांपल पूछेंगे वो इन तीन से पूछते हैं, मोस्टली अपन से जिरकोनियम के लिए पूछते हैं। अब निकल में क्या होता है कि निकल बाकी मेटल्स के साथ अगर मिक्स्ड है तो मॉन्ड प्रोसेस में अपन कहते हैं निकल जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर अपन रिएक्ट करें तो उसका जो कंपाउंड बनता है वो बड़ा इजीली बन जाता है। मतलब अपन इसको 60 डिग्री पे भी हीट करेंगे ना तो ये निकल कार्बोनाइल बना देगा, ऐसे बना। और फिर इसको अपन को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना होता है, ये वापस निकल का मेटल बना देगा, ये वेपर्स बनाता है गैसेस स्टेट। और इसको ये मतलब फिर बाद में अपन इसको सॉलिडिफाई कर लेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। भाई हमने इन दोनों को, ये सॉलिड है, इसको गैस के साथ रिएक्ट करवाया, ये सब्लिमाइज हो गया, ये बन के वो सब्लिमाइज गैस में, उसको हमने कहीं कलेक्ट कर लिया, उसको ठंडा किया तो सॉलिड हो गया। अब सॉलिड को 150 पे हीट करो तो निकल सॉलिड और ये वापस हट जाएगा, दैट इज मॉन्ड प्रोसेस। अपन से कोई नहीं कहने वाला कि लिखो मॉन्ड प्रोसेस को, हमें सब पूछेंगे बताओ मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए होता है। अब वैन आर्कल मेथड देख लेते हैं। वैन आर्कल मेथड में भी बिल्कुल सेम होता है, बस आयोडीन लेना होता है। जैसे जिरकोनियम है तो Zr को अपन हीट करेंगे I2 के साथ, विथ अदर मेटल्स इसको आयोडीन के साथ हीट करेंगे, आयोडीन के साथ आप हीट करो इसे, यू विल गेट ZrI4, ये सब्लिमाइज हो जाएगा और अपन को ZrI4 बन जाएगा, और फिर अपन इसे सब्लिमाइज करके सॉलिडिफाई कर लेंगे भाई। और सब्लिमाइज क्या मतलब, अपन तो सीधे सीधी बात है भाई, ऐसे कर लेते हैं कि हमने तो जिंक और आयोडीन को रख देना है, जिंक विद अदर मेटल और आयोडीन को अपन ऐसे रख लेंगे, एक ऐसे सरफेस में इस कंपाउंड में रख दिया, दोनों को मिला के
और इस पे एक बड़ा सा ऐसा ट्यूब लगा, तो क्या होगा जब ये इसके साथ मिक्स करेगा ना जिरकोनियम, तो ये इसके साथ ऐसे सब्लिमाइज होकर इधर डिपॉजिट हो जाएगा, इधर ZR है ना, ZR I2 का I4 का डिपोजिशन। अब यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, हमने इस ट्यूब को ऐसे निकाला और बाद में उसको हीट कर दिया, लेकिन इसमें हीटिंग बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसमें अपन को हीटिंग जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए, अराउंड 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हीटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो अपन ये क्या करेंगे, इस हीटिंग को हम एक टंगस्टन फिलामेंट, क्योंकि उस पर तो बर्न भी होना शुरू हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, एक फिलामेंट पे, टंगस्टन फिलामेंट, फिलामेंट पे इसको हीट करेंगे, तो फिलामेंट अपन इसको निकाल सकते हैं इसकी। तो ZR प्योर ZR और प्लस I2 बन जाएगा, ये प्योर ZR, तो हम इसे टंगस्टन फिलामेंट पे हीट करेंगे, ठीक है ना। अब इतने टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, बट दैट इज द ओनली वे वी कैन मेक इट, है ना, प्योर। तो वो अपन को बताना होता है, और वैसे भी अपन को पता है जिरकोनियम में जो मतलब वैसे तो थोड़ा रिएक्टिव कम होता है, तो इम्प्योरिटीज भी काफी, इम्प्योरिटीज भी जो होते हैं इसमें वो O2 और N2 टाइप के इम्प्योरिटीज, मतलब एयर से रिएक्ट कर जाता है जब अपन इसे बनाते हैं, दैट इज द इम्प्योरिटी, मेनली जो इम्प्योरिटीज होते हैं वही है। सो दैट इज अबाउट द जिरकोनियम। देन फिर बाकी प्रोसेस में अपन ऐसे लिख सकते हैं, फिर और भी प्रोसेस होते हैं जिसमें अपन रिफाइनिंग कर सकते हैं। दूसरे प्रोसेस में अपन लिख सकते हैं, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट, छोटा छोटा थोड़ा प्रोसेस है, अपन को वो भी पता होना चाहिए, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, जैसे अपन कहेंगे क्रोल्स प्रोसेस, पार्कीज प्रोसेस, क्रोल्स प्रोसेस। इससे हम सिर्फ क्रोल्स प्रोसेस है ना, TiCl4 को ही सेपरेट करते हैं विद सोडियम या फिर मैग्नीशियम से रिएक्ट करेंगे, विल गेट दैट। टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, इसलिए अच्छा मेथड है टाइटेनियम प्लस इधर अपन NaCl या MgCl2, जो भी मेटल आप यूज करोगे, मैं इसको यूज करके और वहां लिख दूंगा, दैट इज क्रोल्स प्रोसेस, है ना। तो मैग्नीशियम यूज कर सकते हैं अपन, वो राइट ना, सोडियम यूज, दोनों ही यूज कर सकते हैं। फिर अपन मतलब ऐसे कुछ कुछ रिफाइनिंग के लिए क्यूपलेशन कर सकते हैं अपन, क्यूपलेशन कर सकते हैं। क्यूपलेशन में एक्चुअली मतलब अच्छा, इसमें कभी कभी मैं इसलिए ये सोच रहा था कि यहाँ पर मैग्नीशियम में मेनली मतलब मेनली क्रोल प्रोसेस में अपन मैग्नीशियम यूज करते हैं, और इसको ना कभी कभी अपन मतलब ऐसे सोडियम यूज करेंगे तो इमी प्रोसेस बोलते हैं। अगर सोडियम यूज कर लेते हैं तो कभी कभी मतलब कुछ बुक्स में वो इमी प्रोसेस भी बोलते हैं, बाकी कुछ बुक्स में जैसे शीट है, तो शीट में तो सोडियम मैग्नीशियम दोनों को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही क्रोल प्रोसेस है। बट कहीं कहीं मतलब वो सेपरेटली ही बोल देते हैं कि भाई नहीं वो इमी प्रोसेस है, अगर सोडियम से रिएक्ट करेंगे, कोई बात नहीं, उनको फर्क नहीं, तो अपन ऐसे बता सकते। तो अपन कहेंगे भाई क्यूपलेशन, अब क्यूपलेशन मतलब ऐसे हो गया कि एक बड़ा सा मतलब एक अपने पास क्यूपल, क्यूपल मतलब एक जैसे बोट होता है ना, बोट टाइप का बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें अपन जिंक, उसमें अपन को क्या करना होता है, लेड, और मतलब जो इसमें प्यूरिफिकेशन करेंगे अपन के इसका, दैट इज लेड और सिल्वर होता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि भाई जिंक ऐड करेंगे, या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को बस पता होना चाहिए क्यूपलेशन प्रोसेस क्या होता है, और क्यूपलेशन प्रोसेस और पार्की प्रोसेस ऑलमोस्ट एक जैसे होता है, तो मैं इसको पार्कीज प्रोसेस भी एंड पार्कीज प्रोसेस, हम पार्कीज प्रोसेस ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए पहले मैं इसको मतलब आपको बता, उस चीज को भी क्यूपल में करना है अपन को। पार्कीज प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, लेड को हटाते हैं फ्रॉम सिल्वर, वो भी बताने वाला हूं, लेड को हटाते हैं अपन सिल्वर से, तो अपन किसी एक ऐसे मेटल से इसको रिएक्ट करते हैं, जैसे इसमें अपन जिंक डालते हैं, जिंक इज एडेड, तो इसमें अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे रिमूवल ऑफ लेड फ्रॉम द सिल्वर। अच्छा, ये भी पूछते हैं कि किसको किससे रिमूव कर रहे हो, ये भी अपने लिए बड़ी मतलब कभी कभी अपन से पूछ लेते हैं कि भाई किसको किससे रिमूव कर रहे हो, ये तो बता दो। तो पार्कीज प्रोसेस में होता है रिमूवल ऑफ लेड फ्रॉम सिल्वर।
इसमें अपन को ज्यादा, तो जिंक इज एडेड। अपन जब जिंक ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर ये क्यू पे ले लेते हैं, तो होगा क्या, सिल्वर इज 300 times more soluble in silver is 300 times more soluble in zinc rather than lead. Silver is 300 times more soluble in zinc than lead. तो अपन क्या करेंगे ना, इसमें क्या होगा, लेड चूंकि वो हैवी होता है ना, तो पीबी तो यहां रह जाएगा, पीबी यहां आ जाएगा, और यहां पर अपने पास आ जाएगा क्या, जिंक प्लस सिल्वर का, मतलब ये मेटल आ जाएगा अपने पास, इनका एलॉय बन जाएगा। अब ये काफी लाइट होता है, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, लाइट होता है और फ्लोट करता रहता है, और ये हैवी होता है। अपन क्या करेंगे, इसको इससे निकाल देंगे नाउ सेपरेटेड, मतलब जरूरी नहीं कि ये भी आ जाए, अपन थोड़ा सा सेपरेट करेंगे तो वो मतलब ऐसे थोड़ा निकाल देंगे उससे, तो सेपरेटेड। और सेपरेट करने के बाद अपन को पता है कि अगर सिल्वर और जिंक मेरे पास है तो मैं इसको हीट करके सिल्वर निकाल सकता हूं इससे। क्यों, क्योंकि जिंक तो वेपराइज हो जाएगा, जिंक का वेपर प्रेशर, जिंक को अपन डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, तो अपन वैसे बता सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं इसको हटा रहा हूं, अब क्यूपलेशन की बात। अब बिल्कुल क्यूपलेशन जैसे अपन ने पार्कीज प्रोसेस पढ़ते हैं तो सिल्वर के लिए होता है, लेकिन क्यूपलेशन अपन इसी को ही क्यूपलेशन मेथड कहते हैं, और इसमें अपन क्या करते हैं भाई, लेड ले लेते हैं और इसमें गोल्ड होता है, बस ये डिफरेंस होता है। तो वो कभी कभी पार्कीज प्रोसेस को भी इसी में डाल देते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, राइट, हम इसमें जिंक ऐड करेंगे, जिंक ऐड करेंगे तो सेम प्रोसेस अपन इसमें करेंगे। तो क्यूपलेशन में जनरली अपन को यही मेथड होता है, लेकिन पार्कीज प्रोसेस काफी कॉमन होता है, इसलिए मैंने मतलब ये सभी को पता होता है, इसलिए पहले वो लिया, उसके बाद अपन इसमें ले सकते थे कि भाई क्यूपलेशन पार्कीज प्रोसेस लिख लेते हैं। तो अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर अपन को गोल्ड मिलेगा और जिंक को अपन सेपरेट, तो दैट इज हाउ वी यूज्ड टू राइट दैट। तो रिमूवल ऑफ लेड, तो कभी कभी अपन से पूछते हैं इसमें, बताओ पार्कीज प्रोसेस में रिमूवल ऑफ सिल्वर करते हैं या रिमूवल ऑफ लेड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सिल्वर तो प्योरिफिकेशन करते हैं उसका, तो रिमूव करते हैं उससे, जिसका अमाउंट कम होता है उसको रिमूव करना होता है, उसी को तो अपन बोलते हैं रिफाइनिंग। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसी को तो रिफाइन बनाना है अपन को, तो बने उसे बता सकते। इसके अलावा अपन थोड़ा थोड़ा मेथड, जैसे अपन पोलिंग प्रोसेस करते हैं, तो पोलिंग का मतलब है कि भाई अपन को पता है, पोलिंग मतलब हो गया कि आप बैम्बू पोल से क्या करोगे, सो ग्रीन बैम्बू पोल, पोलिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर कॉपर एंड टिन। हाँ बोलो। क्यूपिलेशन और पर्कीज में मेजर डिफरेंस क्या है मतलब? क्यूपलेशन मतलब कंटेनर का नाम है, ये पार्कीज प्रोसेस साइंटिस्ट ने बताया था ये करते। क्यूपलेशन कोई मेथड थोड़ी है, वो तो एक बर्तन लिया जिसमें मतलब बड़ा सा बर्तन, मतलब कंक्रीट का, जिसमें ये प्रोसेस करते हैं, उस बर्तन में प्रोसेस करेंगे, करके इसने दिखाया था पार्कीज ने, तो दोनों ही यूज कर लेते। क्यूपलेशन प्रोसेस है, पार्की थोड़ी प्रोसेस है, पार्कीज तो साइंटिस्ट जिसने बताया था क्यूपलेशन करके वो है। तो ये नाम अपन काफी सुनते हैं, इसलिए पहले मैंने ये बताया, फिर ये तो हो ही जाएगा, है ना। पोलिंग मतलब हो गया, अब जैसे इसमें अब अपन कहेंगे ये पोलिंग क्या है, पोलिंग थोड़ी कुछ है, मतलब अपन तो ये कह रहे हैं कि भाई देख, जैसे कॉपर होता है अपने पास, जो इम्प्योर कॉपर आए ना, इवन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद, तो कॉपर में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा एयर भी ट्रैप रहता है उसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो कॉपर के साथ थोड़ा सा CuO2 भी रहता है। अपन क्या करेंगे अब इसको, अब बड़े बड़े ग्रीन बैम्बू पोल्स लेंगे और इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये बॉयल हो रहा होगा, और ग्रीन पोल्स से, बैम्बू पोल्स से क्या करेंगे, इसको स्टर करेंगे, तो ग्रीन बैम्बू पोल से क्या होगा, तो अपन कहेंगे भाई ग्रीन पोल्स जो होगा, बैम्बू पोल्स जो होंगे ना, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करेंगे। इसको हीट करोगे तो CH4 आएगा, CH4 आएगा तो ये हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या करेंगे, अब हीट करोगे तो CO2 बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपन इसको CO2 तो दे नहीं रहे बाहर,
तो अपन क्या कर रहे हैं कि ग्रीन बेम्बू पोल्स से जो CH4 बन रहा है ना, वो CH4 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। वो CH4 इसको, और ये दोनों ही बन रहा है। और अपन को क्या करना पड़ रहा है, अपन को प्योर कॉपर मिल रहा है, तो इसमें ना परसेंटेज ऑफ कॉपर बढ़ेगा। तो पोलिंग का मतलब ये थोड़ी कोई प्रोसेस है या कुछ है। पोलिंग का मतलब आप ग्रीन बेम्बू पोल से हीट कर रहे हैं। हमारे लिए तो ये जरूरी है कि अच्छा पोलिंग किसके लिए करना होता है, जिन मेटल के प्यूरिफिकेशन में उनके ऑक्साइड इंप्योरिटी जैसे रह जाएंगे, तो उस इंप्योरिटी को वापस उसी मेटल, परसेंटेज ऑफ मेटल बढ़ाने के लिए हम ग्रीन बेम्बू पोल से उनको रोटेट करेंगे, बस खत्म, बस स्टर करेंगे, दैट इज। तो अब ये पोलिंग तो प्रोसेस हो गया, तो अपन क्या कहेंगे भाई, आपने कंक्रीट का बड़ा सा बर्तन लिया होगा, उसमें ये ऐड किया लिक्विड और ग्रीन बेम्बू पोल से रोटेट कर रहे हो, तो क्यूपलेशन, अगेन मैंने आपसे कहा था ना कि बोट जैसे शेप का बड़ा सा बर्तन होता है, उसमें इनको ऐड करेंगे, बाद में जिंक डाल देंगे, तो फ्लोट कर रहा होगा गोल्ड जिंक के साथ, क्योंकि ज्यादा सोल्यूबल है, तो फ्लोट कर रहा होगा, तो सेपरेट कर लेंगे उसको, इधर वाला पार्ट जो है वो पॉर कर लेंगे अलग, उसके बाद उसको हीट कर देंगे, तो जिंक उड़ गया, सिल्वर रह गया, दैट इज कॉल्ड, राइट। सिमिलरली वी विल रीड द पार्टिंग प्रोसेस। अब पार्टिंग प्रोसेस मतलब अब ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, अपन उतना ही पढ़ेंगे जितने अपने सिलेबस में हो, इतने तो एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं। तो पार्टिंग का मतलब, अब देखो आप पार्टिंग लिख रहे हैं मतलब अलग अलग पार्टीशन कर रहे हो। तो जनरली अपन पार्टिंग प्रोसेस इज कैरिड फॉर सिल्वर एंड गोल्ड। अपन क्या करेंगे भाई, इन दोनों को पार्टीशन अलग अलग करना है, तो अपन को पता है कि सिल्वर को अपन डिसॉल्व कर लेंगे क्लोरीन में या किसी एसिड में, लेकिन गोल्ड किसी एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा, गोल्ड किसी एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, पार्टीशन करना है तो किसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से कर देते हैं। भाई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सिल्वर नाइट्रेट बना देगा, गोल्ड का नाइट्रेट नहीं बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO, तो पार्टीशन हो गया, सिल्वर डिसॉल्व हो गया, नाइट्रेट बना लिया, गोल्ड डिसॉल्व नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इवन सिल्वर के लिए तो अपन क्लोराइड से भी कर सकते हैं पार्टीशन, Cl2 से। Cl2 क्या होगा, सिल्वर जो होगा वो अगर अपन हीट करें Cl2 के साथ, तो सिल्वर जो होगा एक्वा सोल्यूशन, सिल्वर तो पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन गोल्ड थोड़ी रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, गोल्ड सिर्फ रिएक्ट करता है एक्वा रिएक्शन के साथ, और किसी के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये पार्टीशन प्रोसेस हो जाएगा कि भाई आपने पार्टीशन कर लिया, तो उसको नाम पार्टिंग प्रोसेस दे दिया। तो इस टाइप से अपने पास काफी सारे प्रोसेस हो गए जो अपन से पूछ सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सारे ही प्रोसेस आपको बता दिए, जितने भी प्रोसेस अपन से पूछ सकते हैं। अब कभी कभी जैसे आपने कास्टनर केल्नर प्रोसेस पढ़ा, तो सारे मेटल्स का टेंडेंसी होता है टू फॉर्म अमलगम्स, तो अपन कभी कभी कैथोड मरकरी का बना के भी अपन मेटल को डिपॉजिट करवा लेते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने कैडमियम के लिए कुछ ऐसे ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने कैडमियम से एक क्वेश्चन भी बनाया, उसको अमालगमेशन कहते हैं। उसको अपन अमालगमेशन, सो ऑलमोस्ट एवरी मेटल हैज टेंडेंसी टू फॉर्म अमालगम्स, मतलब इंप्योरिटी हट जाएंगे, मेटल मरकरी में डिसॉल्व, all metals forms alloy with mercury। अब मेरे ख्याल से सारे ही मेटल जो होते हैं वो मरकरी के साथ एलॉय बनाते हैं, है ना, एक्सेप्ट एक तो आयरन होता है और दूसरा अपने लिए टंगस्टन, टेंटलम भी होता है वैसे, जो नहीं बनाता है एलॉय, लेकिन आयरन सिंस इट इज अ 3D एलिमेंट ना, 3D एलिमेंट है, तो अपन से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो काफी इंपॉर्टेंट होगा कि बताओ कौन सा मेटल है जो अमलगम नहीं बना सकता। तो एक तो आयरन हो जाएगा, और टंगस्टन होगा, टेंटलम होगा, और बाकी अपन अगर कहेंगे भाई ये गिवन है तो अपन बता ही देंगे, तो ये कैसे अमलगम, सिल्वर बना सकते हैं, गोल्ड नहीं बनाएगा, बस प्लेटिनम, बाकी सभी मतलब बना सकते हैं।
तो ये वाला अपन से ज्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि आयरन और अमलगम ना बनाए नहीं बनाता है, तो वो अपन से जरूर पूछ सकते हैं क्योंकि वो 3D एलिमेंट है। तो ये अपना रिफाइनिंग वाला पार्ट है। अब इसमें मतलब रिफाइनिंग वाले पार्ट में आई डोंट थिंक अपन से क्रोमेटोग्राफी पूछेंगे। क्रोमेटोग्राफी भी रिफाइनिंग में यूज होता है, बट वो सेपरेशन जब बहुत कम अमाउंट होता है तो ही सेपरेशन अपन यूज करते हैं, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो मतलब कभी पूछा तो नहीं है उनसे क्रोमेटोग्राफी में, बट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में वो क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा एक मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी वाला पार्ट में सभी क्रोमेटोग्राफी में एक ही टाइप का कंसेप्ट होता है, तो एक बार देख लेते हैं, पर उसके बाद चेक करें थोड़ा सा, मतलब इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकंड्स, तो अपन ऐसे चेक कर लेते हैं। देख अब होगा क्या ना, क्रोमेटोग्राफी में ऐसे अपन एक कॉलम बना लेते हैं और कॉलम में अपन ऐसे एक नॉब लगा लेते हैं ऐसे और बताते हैं। यहाँ पर ऐसे अपन ने बना रखा होता है और यहाँ पर अपन ने फिल कर रखा होता है एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट अपन को पता है भाई, आप मेनली तो एल्यूमिना यूज करते हो या फिर सिलिका जेल यूज करते हो। अपन क्या करेंगे, यहां से मान लो अपन ने थोड़ा सा एक ग्लास में जूस था मेरे पास, और उस जूस के मैंने क्या किया, मुझे पता था कि भाई उसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हैं। आपने देखा होगा कि फ्रूटी पे लिखा होता है कि 0.1% प्रोटीन। अब ये इतना इतना कम कैसे वो निकालते होंगे कि 0.1% प्रोटीन है उसमें? तो वो क्रोमेटोग्राफी होता है जिससे वो एक बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी कंपाउंड्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। वो क्या करेंगे, 3 ड्रॉप्स को रखेंगे ऐसे। अब उन ड्रॉप्स को रखेंगे तो इसमें एड्सॉर्बेंट है ना, तो इनमें जो पार्टिकल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो पार्टिकल ट्रैवल करेंगे। तो ए बी सी 3 ड्रॉप रखे। अब 3 ड्रॉप रखे तो उस ड्रॉप्स में क्या होगा कि भाई इसमें कुछ पार्टिकल यहां आके रुक जाएंगे, कुछ पार्टिकल यहां आके रुक जाएंगे और कुछ पार्टिकल यहां आके रुक जाएंगे। तो हो सकता है इसके भी कुछ पार्टिकल यहां आके रुक जाएं, लेकिन अपन को कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। अब इस पर निनाइट्रिन स्प्रे करेंगे जब इसको बाहर निकालेंगे, तो ये अपन ऐसे, हाँ ये तो ग्लास ट्यूब है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, तो अपन क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा इसमें डिसॉल्व करेंगे इसमें, क्योंकि हमें इन तीनों से क्या पता चला, पहले तो ये देखते हैं भाई इसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ, इसका एड्सॉर्प्शन कम हुआ, तब तो वो ज्यादा ट्रेवल कर गया। तो अपन कहेंगे अच्छा, मतलब ये ज्यादा हुआ, ये लीस्ट पोलर, ये लीस्ट पोलर, इसमें अपन इसमें एड्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ, ये लीस्ट पोलर। इसमें पोलैरिटी ज्यादा था तो ये क्या हुआ ना कि मतलब एड्सॉर्प्शन इसका ज्यादा हो रहा था, क्योंकि इनमें एड्सॉर्प्शन जो होगा, जिसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टिक होता है, तो वो ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। ज्यादा ट्रेवल वो करता है जिसमें पोलैरिटी नहीं होती, तो वो कहीं स्टिक नहीं हो रहा, उसमें वीक लंडन फोर्सेस होंगे, वीक लंडन फोर्सेस होंगे तो जल्दी ट्रेवल करके लीस्ट। तो हमसे मैक्सिमम पूछेंगे तो ऐसे कुछ बना के पूछेंगे, बताओ इनमें सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, बता देंगे। इनमें से अगर इनके टेस्ट करने हैं इनको, फिर अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं नाइट्रोजन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो इनमें से जो सबसे ज्यादा पोलर होगा सबसे पहले वो निकल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, नाइट्रोजन में ये पोलर वाले डिसॉल्व। तो अपन फिर जब वो निकलेगा तो उसका स्टडी कर लेंगे, फिर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तो ये निकल जाएगा, उसका स्टडी करेंगे। फिर पोलर सॉल्वेंट में अगर ये निकल रहा, मतलब रिपीटिशन होगा, तो अपन से कंपाउंड कर, अपन ऐसे नहीं करेंगे कि नहीं हमने नाइट्रोजन किया तो बस यही निकला, ये नहीं निकल सकता, मैं ये नहीं कर रहा। अगर वो भी निकल गया तो फिर से रिपीट करेंगे कि हमको और कम पोलैरिटी का, मतलब और ज्यादा पोलर सॉल्वेंट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था इसमें पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो अपन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो यूज करेंगे, जो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट यूज करेंगे, और उसी हिसाब से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को चूज करेंगे जो इसको ही डिसॉल्व कर पाए, बाकी दोनों को। तो वो रिपीटिशन होता है, तब तो एक बार में पढ़ रहे हैं। हमें ये पता है कि अगर इसकी पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर अगर सॉल्वेंट मुझे आप चूज करने के लिए दोगे, तो मैं कहूंगा जिस सॉल्वेंट में पोलैरिटी सबसे ज्यादा है वो इसको डिसॉल्व, लाइक दैट अपन से क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन। तो ये क्रोमेटोग्राफी है जिससे अपन सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड्स को। दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें क्या होता है भाई, अपन एक सॉल्वेंट लेंगे,
एक ग्लास प्लेट लेते हैं, यहाँ पर पहले एक सॉल्वेंट फिल कर देंगे, जो कि उस ग्लास प्लेट पे, एक ग्लास प्लेट अपन ऐसे लगा लेंगे इसके अंदर, और उस ग्लास प्लेट पे अपन लगा देते हैं क्या, एडजॉर्बेंट। इस पे लगा होगा एडजॉर्बेंट Al2O3। अब इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे फिर ड्रॉप्स रखेंगे, ऐसे ड्रॉप्स रखेंगे, जैसे इसमें रखे 2 ड्रॉप रखे अपन ने A और B। अब ये कंपाउंड जो है वो ऐसे ट्रेवल करते 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 यहाँ तक जाएगा सपोज, और ये वाला ट्रेवल करके यहाँ तक जाएगा। तो ये सपोज अपने पास ये आ गया और ये अपने पास B आ गया। तो हमें पता था जो ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, कंसेप्ट एक ही रहता है। तो हमें सॉल्वेंट पता रहता कि सॉल्वेंट हमने यहाँ पर कौन सा लिया, क्योंकि वो सॉल्वेंट ही इन दोनों को डिसॉल्व करके ऊपर की तरफ ले जाएगा, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी ना, कैपिलरी रिएक्शन की वजह से। तो वो ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो जो ज्यादा एड्सॉर्ब हो रहा है वो ज्यादा पोलर है, जो कम एड्सॉर्ब हो रहा है वो कम पोलर है। लेकिन दोनों का पोलैरिटी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में अलग होगा। तो सॉल्वेंट यहां तक आएगा, एक्स ले लेते हैं, बाकी अपन को पता है, तो सॉल्वेंट यहां तक आएगा। तो अपन क्या कहते हैं भाई, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको अपन RF वैल्यू कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और अपन ये बताते हैं कि देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय A और B बाय A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय X, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ये होता है RF कि भाई सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और A में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो रेशियो जो होता है वो रिटेंशन फैक्टर। हाँ बोल तो रहे हो आप, रिटेंशन फैक्टर क्या होता है। तो अपन कहेंगे जिसके लिए रिटेंशन फैक्टर, क्योंकि A का वैल्यू तो कम होगा भाई, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे ना, A का वैल्यू यहां तक है, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय X है। तो अगर ये वैल्यू छोटा होगा तो अपन कहेंगे रिटेंशन फैक्टर का वैल्यू छोटा है, मतलब RF वैल्यू अगर छोटा है तो मॉलिक्यूल का पोलैरिटी ज्यादा है। यही अपन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या रिटेंशन फैक्टर क्या होता है। इतना ही अपने सिलेबस में, इससे ज्यादा अपने सिलेबस में। ये क्रोमेटोग्राफी का पार्ट है जो अपने सिलेबस में है, और जितने क्वेश्चन बनाएंगे वो इसी से बनाएंगे। आपको रिटेंशन फैक्टर, और डायरेक्टली अपन से मतलब पूछ लेते हैं कि व्हाट इज रिटेंशन फैक्टर, मेंस में तो पूछा भी है व्हाट इज रिटेंशन फैक्टर, तो बता सकते हैं। और दैट इज तो मेंस वगैरह में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं अपन से, और पूछ भी सकते हैं। सो दिस इज क्रोमेटोग्राफी एंड योर क्या हो गया, ये आपका पार्ट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे पता क्या, अब पढ़ेंगे अपन रिफाइन, क्योंकि अभी अपन ने ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया जिसमें मुझे फ्लक्स आ जाए, स्लैग हो जाए, ये सारे पार्ट नहीं आए अभी, वो स्मेल्टिंग वाला पार्ट, तो वो अपन थोड़ा सा देखेंगे कि अपन को करना क्या है। अब आपको ना सारे टर्म्स पता है, अब मेटल लिखूंगा और अपन को पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी द उसका मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो अब अपन पहले एक मेटल लिखते हैं और फिर देखते हैं कि अब मैं तुम्हें कैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस बताऊंगा ऑफ एनी मेटल। अगर अपन को मेटल बताना है तो कोई भी जो अपने सिलेबस में है, कोई भी मेटल आपको पता होगा कि भाई जो अपने सिलेबस में, वो अपन को कैसे बताना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इजीएस्ट लेते हैं, अपन कहेंगे भाई जिंक की मेटलर्जी बताओ, मेटलर्जी ऑफ जिंक। अब देखना कितना है, अब अपन को सारे पार्ट पता है, मेन और ZnS। अच्छा जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोटेशन, सारा कुछ पता है मुझे फ्लोटेशन में क्या कहते हैं। अब ये सल्फाइड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, रोस्टिंग आफ्टर कैल्सिनेशन। तो मैं कहूंगा देख भाई रोस्टिंग तो होना चाहिए, कैल्सिनेशन करो ना करो। कैल्सिनेशन क्यों लिख रहे हो फिर, तो अपन कहेंगे यहाँ पर जो फ्लोटेशन किया उसमें अगर पानी वानी स्टिक होगा इसमें, तो उसको सुखाने के लिए आप कैल्सिनेशन कर सकते हैं, लेकिन वो तब करोगे जब मुझे मोर देन वन ऑप्शन करें, नहीं तो नहीं करो। मतलब अगर मुझे मैच द फॉलोइंग गिवन होते ना, और उसमें रोस्टिंग भी होता और कैल्सिनेशन भी करता, तो मैं दोनों कर सकता। मेनली हमको रोस्टिंग करना है क्योंकि मेरे पास सल्फाइड और है, मैंने सल्फर निकाला और उसके बाद वो
मतलब फ्रोथ में अगर ZnS है तो उसको सुखाने के लिए रोस्टिंग कर सकता हूँ। रोस्टिंग में अपन क्या करेंगे, सुखाने के लिए उसमें कैल्सिनेशन कर सकता हूँ पानी हटाने के लिए। रोस्टिंग में ZnS प्लस पता है इसमें आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसको ZnO प्लस SO2 बनाओ, इसको हीट करोगे रेवर्बेटरी फर्नेस। अब इसका सेल्फ रिडक्शन नहीं होता, रीजन जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो क्या करेंगे, रिडक्शन और स्मेल्टिंग और स्मेल्टिंग। तो रिडक्शन और स्मेल्टिंग में क्या करूंगा, जिंक ऑक्साइड है ना, इसको कार्बन रिडक्शन करता है। आपने बताया तो टिन और जिंक के लिए कार्बन रिडक्शन करना, तो जिंक प्लस मेरे पास आएगा ये ये इसकी मेथड। अब जिंक बन गया तो रिफाइनिंग कर लो, ये प्योर मेटल है। रिफाइनिंग कैसे करना है, डिस्टिलेशन। लो हो गया मेटल। हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, ये सारे टर्म्स मुझे पता है, इसलिए मैं कर पाया इसको। अपन कहेंगे इसका मतलब सेल्फ रिडक्शन करते हैं तो हाँ, तो जिस टेम्परेचर पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है उतने पे तो ये वेपराइज हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते। तो कार्बन रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन करो, ठीक है। दूसरा मेटल ले लेते, दूसरे मेटल में अपन आयरन मेटल, मेन और हेमेटाइट। कंसंट्रेशन ऑफ और, पहले तो पानी से धोऊंगा इसको, हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग, देन मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोलिक वॉशिंग किया तो मैं कैल्सिनेशन करूंगा, क्योंकि उसमें हाइड्रेट तो बन ही जाएगा, ट्वाइस ऑफ H2। तो कैल्सिनेशन में Fe2O3 है, डॉट 2H2O बन जाता है। इसको हीट करके मैं Fe2O3 ड्राई बना लूंगा प्लस H2O। अब क्या, स्मेल्टिंग, तो कहूंगा ब्लास्ट फर्नेस। और फिर रिफाइनिंग, दैट विल बी इन बेसमार्क। अब अपन कहेंगे ब्लास्ट फर्नेस वाला पार्ट आपने नहीं बताया, तो अपन कहेंगे बताएंगे उसमें क्या है। ब्लास्ट फर्नेस वाले पार्ट को अपन पढ़ लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस तो अपन ने स्कूल में भी पढ़ा और वैसे भी पढ़ा, अपन को पता है व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो अपन कहेंगे ब्लास्ट फर्नेस में इट इज लाइक दिस। तो ब्लास्ट फर्नेस में अपन कहते हैं यहाँ से तो चार्जिंग ऑफ ओर करेंगे अपन, यहाँ से मतलब ओर को ऐड करेंगे, यहाँ से अपन ऐड करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस को, मतलब कार्बन ऐड करेंगे। यहाँ पर एक जाली लगा रखी है मैंने, यहाँ पर मैं टेम्परेचर मेंटेन करूँ, ऐसे टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन करूंगा। ये मॉल्टन मेटल, ये मॉल्टन मेटल। अब इस पे यहां पर स्लैग होगा, ये स्लैग, मैं स्लैग निकालू।
अब अपन कहेंगे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन करूंगा। 500 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रिएक्शन होगा, तो अपन कहेंगे Fe2O3 है, इसको अपन CO से रिएक्ट करेंगे तो टू गेट Fe3O4 प्लस CO2। फिर Fe3O4 जो है वो फिर CO से रिएक्ट करेगा तो FeO प्लस CO2, और FeO प्लस फिर CO से रिएक्ट करेगा तो Fe प्लस CO2। ये रिएक्शन चल रहा होगा। तो 800 से 1200 पे क्या चल रहा होगा, तो अपन कहेंगे 800 से 1200 पे अपन को पता है ये रिएक्शन यहां चल रहा है। 800 से 1200 पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड, ये 1000 से पहले डिकम्पोज नहीं होता, CO2 बन रहा है। ये CO2 जो है वो कार्बन के साथ CO बना रहा है। ये CO यहां से उड़ के ऊपर जा रहा है तो इनके साथ रिएक्ट करके वो बना रहा है उस टेम्परेचर पे। ये तो 800 से 1200। अब 1200 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसमें इंप्योरिटीज होंगे, क्योंकि और प्लस इंप्योरिटी जो होता है वो सिलिकेट मेनली इंप्योरिटीज होता है इसमें आयरन में। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ वो मैं सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट्स बनाऊंगा, ये बन रहा होगा। इसको अपन कहते हैं बेसिक इंप्योरिटी। हाँ, ये एसिडिक इंप्योरिटी। तो इसमें मुझे एसिडिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स ऐड करना, तो जो बनता है वो स्लैग होता है जो कि लाइटर मटेरियल होता है। ये लाइटर मटेरियल फ्लोट्स ऑन molten metal। And protect metal from air। वो एयर से मेटल को प्रोटेक्ट करेगा ताकि उसका ऑक्साइड ना बने। ठीक है, तो अब बेसिक फ्लक्स में मैं इसकी जगह और भी यूज कर सकता हूं। बेसिक फ्लक्स, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, FeO, they are basic flux। Acidic flux, SiO2, P2O5, these are the acidic flux। Even SO3, they are used as acidic flux। तो यहां पर ये रिएक्शन होगा, स्लैग यहां पर होगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा और मॉल्टन मेटल नीचे गिरता रहेगा, बाहर आएगा। ये अपन कहेंगे गंदा वाला आयरन, तो इसको अपन कहते हैं पिग आयरन। अराउंड 4% इंप्योरिटी हो, कार्बन एज कार्बन का परसेंटेज हम काफी कम करेंगे। ये अगर 2% होगा तो अपन कहेंगे उसको कास्ट आयरन, और उससे कम होगा तो दैट इज कॉल्ड रॉट आयरन, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसको अपन मतलब जो पिग आयरन बनेगा अपने पास, जो पिग आयरन आएगा उस आयरन को अपन हीट करेंगे विथ Fe2O3 भी डायरेक्टली अपन हीट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बन को रिमूव कर सकते हैं। अगर कार्बन को रिमूव करेंगे तो विल गेट द कास्ट आयरन। इसमें अराउंड 2% कार्बन होता है, और इसके बाद भी गेट रॉट आयरन लेस देन 2%, लेस देन 2% कार्बन। ये रॉट आयरन जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसको अपन बेसमर कन्वर्टर में करते हैं, कन्वर्टर। और इस प्रोसेस को भी अपन डायरेक्टली मतलब हीट कर सकते हैं इन रेगुलेटरी फर्नेस अराउंड, जिसमें कि अपन FeO ले सकते हैं, जिसके साथ ये आप डायरेक्टली मतलब इसको हीट कर सकते हो, इसके साथ Fe2O3 के साथ थोड़ा सा ऐड करके स्मॉल अमाउंट में
और हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन ही निकलेगा, इससे ऑक्सीजन निकलेगा तो विल गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दैट इज मेटलर्जी ऑफ आयरन। ये फ्लक्स होता है, अगर किसी में इम्प्योरिटी एसिडिक है तो बेसिक फ्लक्स यूज करूंगा, स्लैग बनेगा। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐड करूंगा तो MgSiO3 बनेगा। और जो स्लैग होता है ये काफी लाइट मटेरियल होता है और यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट वगैरह बनाने के काफी काम होता है ये। तो जहां आयरन और इंडस्ट्री होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री होता है। ये मेटलर्जी ऑफ आयरन। इसके बाद तो रॉट आयरन मिलेगा तो प्योर आयरन। अच्छा, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर्ड फॉर द आयरन। आयरन के मेटलर्जी के लिए अपन को ये रिक्वायर्ड था, मैंने बता दिया। ठीक है ना। तो अब अपन ये रुक जाते हैं, फिर एल्यूमिनियम नेक्स्ट टाइम। एल्यूमिनियम बचा हुआ है, थोड़ा सा कॉपर बचा हुआ है बस। उसके अलावा आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रॉट आयरन के पहले क्या लिखा है? नॉन रॉट आयरन के पहले नॉन आयनिक मतलब रॉट आयरन के पहले क्या लिखा है? रॉट आयरन। अच्छा, नहीं सर, वो समझा, उसके पहले ऊपर कुछ लिखा है आपने, वो नहीं समझा। बेसमर कन्वर्टर। बेसमर कन्वर्टर ना, भट्टी, जैसे बाकी भट्टियां हैं वैसे भट्टी ना, जिसमें अपन गर्म करेंगे उसे। सर आपका हाँ कल एडवांस की डीपीपी का क्लास लगा है क्या? हाँ शायद है, कल कल या परसों ऐसा कुछ है। क्यों? सर नहीं, हमको मिला नहीं, इसलिए पूछ रहा था कि हम कल कौन सा करेंगे, क्योंकि पिछले वाले का थोड़ा पार्ट बचा था। हाँ तो उसके बाद DPP3 ना। और तो जो पहले बचा जो था वो थोड़ा पहले पार्ट बचा करेंगे। था उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद DPP3 करेंगे, ओके सर। है ना। पहले कंप्लीट करेंगे ना, ऐसे छोड़ेंगे नहीं किसी DPP को, अपन उसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलो।